ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं जब वक्त मुश्किल हो तब हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जिस तरह से कोविड के संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसने हम सबकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। अगर हम कोरोना महामारी के सफर पर नजर डालें तो एक वक्त पर हम जीत के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शायद जब जीत करीब होती है तो और ज्यादा सावधानी बढ़ा दी जाती है। लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही से इसके मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, अब जरूरत है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की और सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की। कोरोना से बचाव के लिए भारत में इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कई वैक्सीन्स का इमरजेंसी अप्रूवल करने की तैयारी कर रही है। आज देश में चल रहे टीका उत्सव का समापन हो रहा है, लेकिन हमें वैक्सीनेशन की गति को इसी तरह बनाए रखना है। श्रोताओं, कोरोना और वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारी आज की एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, ऐसे में हमारी चर्चा की शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए और वो जानना चाहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कोविड की जांच कब करानी चाहिए और ये कैसे उसे पता चलेगा कि कोविड हुआ है या नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, इस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस समय किस व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ऐसे संभव कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अगर आप कांटेक्ट में आए हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है आपको बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब होना, इस तरह का अगर कोई भी लक्षण आपको होता है तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है, आप जाएं वहां और अपना टेस्ट कराएं। तो अगर आप कांटेक्ट में आए हैं और आपको ये सिम्टम्स हैं, तब आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। बहुत बार लोगों को मन में ये शंका होती है कि कुछ एसिम्टोमेटिक लोग हो सकते हैं, तब क्या करें। देखिए, उसके लिए इस समय अभी हम चिंता ना करें, बट अगर सिम्टम्स है तब आप, मैं कहूंगी, जरूर टेस्ट कराएं। जी, और डॉक्टर रूपाली, अगर किसी परिवार में एक सदस्य को बुखार आता है, उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, फिर वो अपना कोविड की जांच कराता है और वो पॉजिटिव आता है, इसके बाद परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अगर वो उनके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो क्या उन सबको भी जांच करानी चाहिए? जी देखिए, घर के जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है, तो ऐसे में अगर आपको कोई लक्षण है तो आप डेफिनेटली टेस्ट कराएं। बट अगर लक्षण नहीं है तो भी आप 5वें दिन के बाद आप चाहें तो टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि मेरा मानना ये है कि अगर आपको लक्षण नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोलेशन मेंटेन करना। तो उस समय घर में जितने भी लोग हैं और जो खासतौर पे जो मरीज जो है उसको आइसोलेशन मेंटेन करना होगा घर परिवार के बाकी लोगों से, और परिवार के बाकी लोगों को बाहर के लोगों से एक आइसोलेशन मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित है घर में, उसको अगर पॉसिबल है तो आप एक सेपरेट रूम दें और एक सेपरेट टॉयलेट बाथरूम दें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसी, तब उसका फिर आप जो भी पॉसिबल है, जितना आइसोलेशन आप मेंटेन कर सकते हैं उतना करें। जो खाने पीने के बर्तन हैं वो शेयर ना करें। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके जो बर्तन हैं वो बिल्कुल अलग रखे जाएं, और जो भी आपके सरफेसेस हैं कमरे के अंदर, जैसे और खासतौर पे जो मेटालिक सरफेसेस, यानी कि जैसे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, जो दरवाजों की जो नॉब्स हैं, इन सभी चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच सॉल्यूशन से साफ करते रहें, अन्यथा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तो लगभग
दिन में 2 या 3 बार आप इन सरफेसेस को साफ करें जो कि फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं और जो मेटालिक होती हैं। जी, और ऐसे में वो लोग, घर के वो परिजन जो उस व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं जो आइसोलेशन में हैं, उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो भी केयर गिवर है वो खुद किसी और रिस्क फैक्टर या किसी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित ना हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो केयर गिवर है वो ऐसा व्यक्ति हो जिसको खुद कोई और परेशानी ना हो। पहली बात ये, अगर संभव नहीं है तो बाकी जो भी नेक्स्ट पॉसिबल जो भी परिवार में जो भी व्यक्ति है वो ध्यान रख सकता है कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि मास्क हमेशा लगाएं। जब भी आप संक्रमित व्यक्ति के कमरे में जाते हैं तो आप मास्क लगा के ही जाएं और संक्रमित व्यक्ति को भी मास्क उस समय पे जरूर लगाना चाहिए। और आप अपना मास्क जो है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको तो हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए और हर 8-8 घंटे पे उस मास्क को बदलते रहना चाहिए। और उसके कमरे की जो विंडो है उनको खुला रखना चाहिए ताकि वेंटिलेशन रहे। तो जो भी दूषित वायु कमरे में है वो बाहर नॉर्मल नेचुरल हवा से उसका वेंटिलेशन होता रहे और सर्कुलेशन बना रहे। इसके अलावा जो भी सरफेसेस हैं आप उनको ना टच करें, कोशिश करें ग्लव्स पहन के जाएं और जो भी सरफेस आप टच करते हैं उनको आप सैनिटाइजर से क्लीन करते रहें जैसा मैंने बताया, या फिर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच सॉल्यूशन से इस तरह के सरफेसेस को आप क्लीन करते रहें। डॉक्टर रूपाली, आपने सरफेस की बात की है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी सरफेस में इतना वायरल लोड होता है कि किसी को वो संक्रमित कर सके? बिल्कुल, देखिए कुछ इस तरह की सतह होती हैं जिसपे कि ये माना जाता है कि शायद जो वायरस है थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहता है। जैसे कि आपकी जो मेटालिक सरफेसेस यानी कि जैसे कि जो भी मेटल की जो सतह है, जैसे कि आपके दरवाजों के हैंडल्स हैं या जो प्लास्टिक के सरफेसेस हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक जो स्विचेस हैं, बोर्ड हैं, और ये इस तरह के सरफेसेस हैं जिसको कि मल्टीपल लोग बार बार छूते हैं। हम दिन में बहुत सी टाइम ऐसा होता है हम बार बार कभी फैन ऑन करते हैं, कभी फैन ऑफ करते हैं, कभी लाइट ऑन करते हैं, कभी लाइट ऑफ करते हैं। दरवाजा आप जब भी खोलेंगे तब आप नॉब टच करेंगे। तो ये सब फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस हैं जिनका हाई कॉन्टैक्ट रेट है, बार बार हम उनको छू रहे हैं। कोई लैपटॉप है, लैपटॉप की जो आपके सरफेसेस हैं, तो इन सब सरफेसेस को हमें फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते रहना चाहिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो। तो इस तरह से आप उसको सैनिटाइज करते रहेंगे तो चांसेस है कि आप कम संक्रमण दूसरों को फैलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि इनमें कम से कम 2 से 3 दिन तक भी वायरस रह सकता है इस तरह के सरफेस पे। डॉक्टर रूपाली, कोविड की जांच रिपोर्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब तक मिल जाती है, और अगर कोई व्यक्ति जांच कराता है तो अगर वो RAT या RAT कराता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसकी जांच रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है तो क्या उसे आगे टेस्टिंग के लिए RT-PCR के लिए जाना होगा? तो कब तक उसे रिपोर्ट मिलेगी और क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए वैसे नॉर्मल समय में तो जो आपकी कोविड RT-PCR रिपोर्ट थी सेम डे या मैक्सिमली नेक्स्ट डे तक उपलब्ध हो रही थी, बट क्योंकि अब केसेस बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, लैब्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, तो इस समय हो सकता है 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लैब की क्या फैसिलिटीज है, कितना सैंपल जा रहा है। तो उसके हिसाब से 1-2 दिन तो कम से कम आप मान के चले रिपोर्ट मिलने में आपको लगेगा। जहां तक रैपिड एंटीजन की बात है, देखिए अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव की ही तरह मानते हैं, बट अगर नेगेटिव है और लक्षण है तो भी हम RT-PCR का टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और डॉक्टर रूपाली, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोई मरीज घर पर आइसोलेशन में है, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से हमें उसकी देखभाल करनी होगी, केयर करनी होगी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब अस्पताल जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और होम आइसोलेशन को फॉलो कर रहा है तो उसको कब ऐसा सोचना चाहिए कि शायद इसको अस्पताल जाने की जरूरत है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं। अगर आप एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें अगर आप होम आइसोलेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, और जब भी वो 95% से कम हो, 94 या उससे कम हो, तब वो एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसके अलावा आपको कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, छाती में किसी भी तरह का कोई सांस फूलना या कोई अनयूजुअल कुछ भी सिम्टम अगर आपको लगता है, या आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होना, या फिर जैसे अगर बुखार की बात करें, बुखार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको लगता है, या आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होना, या फिर जैसे अगर बुखार की बात करें
नॉर्मल वायरल की तरह अगर ये 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है तो आप घर पे रह के ही काम चला सकते हैं। बट अगर 5-6 डेज के बियॉन्ड अगर फीवर परसिस्ट करता है तो उस समय आप जो भी नियरेस्ट जो भी आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे जाके डेफिनेटली रिपोर्ट करें, क्योंकि सेकेंड वीक ऑनवर्ड थोड़ा क्रिटिकल फेज शुरू होता है। तो अगर उसके बियॉन्ड अगर आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो या तो आपका सैचुरेशन लेवल 94 से कम हो, या कोई भी सांस लेने में तकलीफ हो, या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, या फिर आपको अगर फीवर सेकेंड वीक के बियॉन्ड या 5-6 डेज के बियॉन्ड अगर परसिस्ट करे, तो इन सिम्टम्स में आपको जरूर हॉस्पिटल जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, अगर जैसा कि इस समय अस्पतालों में भी काफी भीड़ बढ़ गई है और अगर किसी मरीज को घर पे ही अगर रहकर अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है या तो इसे अस्पताल उपलब्ध कराता है या फिर उसके परिवार को इसकी व्यवस्था करनी होती है? देखिए, अगर आप होम आइसोलेशन मेंटेन कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं तो उसको आपको ऑक्सीजन खुद से ही उपलब्ध कराना होगा। अगर जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती है तब तक तो ये अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। बट अगर आप होम केयर में अगर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पर्सनल अपने उससे ही आपको अरेंज करना होगा। जी। और डॉक्टर रूपाली, इस समय बट मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो आप वो घर पे नहीं, फिर तो आपको अस्पताल में ही भर्ती होना जरूरी है। जी, ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट है तो अस्पताल में भर्ती होना प्रेफरेंस होनी चाहिए। और डॉक्टर रूपाली, अगर किसी मरीज को रेमडेसिविर की इस समय बहुत बात चल रही है, अगर इस दवा की आवश्यकता है तो ये कहाँ से मिलेगी? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड के इलाज में ये दवा कितनी प्रभावकारी है? जी बिल्कुल, देखिए रेमडेसिविर एक तरह की एंटीवायरल दवाई है। जो पहले मर्स जो आपका आया था, मर्स वाला जो कोरोना वायरस था, उसके समय पे ये दवाई यूज की गई थी। कोरोना वायरस में भी कुछ इस दवाई से कुछ लाभ देखा गया था, बट हाल फिलहाल में जो भी डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। जिससे कि हम लोग भी जो भी मरीज भर्ती होते हैं, मतलब भर्ती मरीज वही होता है जो मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी में फॉल करता है, तो उन सभी मरीजों को मोस्टली हेल्थ फैसिलिटीज में रेमडेसिविर दी जा रही है, बट उसका लाभ बहुत ज्यादा अभी किसी भी ट्रायल में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कोविड की ट्रीटमेंट में, तो जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कुछ हद तक स्टीरॉइड्स और बाकी चीजें, बट बाकी उसके अलावा सभी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या उसका बहुत ज्यादा प्रूवन रोल अभी तक भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जी। और अगर हम देखें तो बात करते हैं वैक्सीनेशन की। आज कोविड जो अगर हम देखें तो देश में जिस तरह का टीका उत्सव मनाया गया, आज उसका अंतिम दिन है और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरह से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, सरकार भी वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और आज जैसा कि हमने देखा कि सभी आज की ये जो बड़ी हेडलाइन है कि कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की सरकार तैयारी कर रही है और विदेशों में जो बहुत सारी वैक्सीन हैं वो अब भारत में भी उनका उपयोग होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर अभी तक की हम बात करें, हम पिछले 3 महीने में जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि इतने मास लेवल पे दुनिया में की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव इस समय हमारी कंट्री में चल रही है, बट उसके बावजूद भी केवल अभी तक 1% लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोजेज मिल चुकी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत ही तेजी से इस टीकाकरण को आगे बढ़ाएं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार है उसने एक बहुत जरूरी एक निर्णय लिया है कि वो केवल कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा बाकी वैक्सीन को भी अब अप्रूवल देगा। एंड जो इमरजेंसी अप्रूवल की बात है वो ये है, ये जैसा कि हम शुरू से बात करते आए हैं, ये कोरोना टाइम्स जो है अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। पहले इस तरह का समय हमने नहीं देखा है, तो इसमें सभी प्रोसीजर्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। तो इमरजेंसी अप्रूवल मोस्टली उन्हीं वैक्सीन के लिए कंसिडर किया जाएगा जो ऑलरेडी यूके या यूएस या बाकी कंट्रीज में अप्रूव्ड हैं और यूज की जा रही हैं। तो उन्हीं को हम अपनी कंट्री में भी अप्रूवल देंगे। और एक रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको ऑलरेडी सरकार ने अप्रूवल दे दी है और वो अप्रैल से जून के समय में कभी भी वो हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध होगी। जी।
और इस बीच पूरे देश से कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एनसीआर में गाजियाबाद से दिनेश शर्मा जी का। दिनेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी दिनेश। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी कि जैसे किसी भी को कोरोना हो जाता है और वो अपने घर में आइसोलेट हो जाता है और उनके घर में एक ही टॉयलेट होता है, तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे वो करा जाए? जी डॉक्टर रूपाली, बहुत अहम सवाल इन्होंने पूछा है क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो छोटे मकानों में रहती है, एक ही टॉयलेट होता है, तो वहां पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोग फेस करते हैं कि अगर आपके घर में एक ही टॉयलेट की सुविधा है और कोई मरीज पॉजिटिव हो जाता है तो क्या करें। देखिए अब उसमें बचना बहुत ही मुश्किल है अगर मैं कहूँ तो उतने क्लोज कांटेक्ट में, बट फिर भी आप जो कर सकते हैं वो ये है कि थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें। जिस समय अगर वो जो भी आप जो ग्रसित व्यक्ति है जब भी वो टॉयलेट यूज करे उसके बाद एक तो सभी चीजों को अच्छे से सैनिटाइज किया जाए। जो भी सरफेसेस हैं, जो भी टैप्स हैं, जो डोर हैंडल्स हैं, सबको आप अच्छे से अल्कोहल बेस्ड उससे सैनिटाइज करें और ब्लीच सॉल्यूशन का प्रयोग करें टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और बाकी चीजों को क्लीन करने के लिए। और उसके बाद कोशिश करें कि आप थोड़ा सा स्पेस आउट करें, आप थोड़ा अंतराल रखें उस व्यक्ति के टॉयलेट यूज एंड बाकी लोग के टॉयलेट यूज में। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा एक गैप देके आप लोग बाकी जैसे पहले बाकी घर के सभी लोग टॉयलेट यूज करें और उसके बाद में अगर कोशिश करें कि जो ग्रसित व्यक्ति है वो उस टॉयलेट को यूज करे। जी, और इस बीच रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का, जहां से राजू सिंह जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी राजू जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आज आप? सर मैं ये कहते हैं कि जो सर कोरोना का मरीज है जी, यदि सर वो ठीक होता है तो फिर वो प्लाज्मा डोनेट करे तो कोविड के मरीज को कि इससे वो मरीज का ठीक होता है। जो अखबार में है कि काफी वो जो है प्लाज्मा की डिमांड बढ़ गई है, तो क्या बात सही है? तो सर दूसरा मेरा प्रश्न है छोटा सा, प्रेग्नेंट औरत को जैसे कोरोना है तो क्या उसके बच्चे को असर जी हो सकता है? जी डॉक्टर रूपाली, इनके दो सवाल हैं। सबसे पहला तो प्लाज्मा के बारे में है कि कितना इफेक्टिव है ये कोरोना के इलाज में। जी देखिए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि कुछ ये जो भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो ही सबसे ज्यादा कारगर देखा गया है कोरोना के मैनेजमेंट में, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी, कुछ स्टीरॉयड वगैरह। इसके अलावा जो भी हम दवाइयां दे रहे हैं, एंटीवायरल्स या प्लाज्मा थेरेपी, उसका कुछ भी प्रूवन रोल अभी भी एस्टैब्लिश्ड नहीं है जी। बट वो आप एक उसके तौर पे देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक उसके लिए देते हैं कि शायद कुछ संभावना हो, क्योंकि कुछ स्टडीज में छोटे उसमें कुछ अच्छे प्रभाव भी देखे गए हैं, बट अभी भी कोई खास हमारे पास ट्रायल्स नहीं है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये बहुत ही कारगर इलाज है कोरोना के लिए जी। तो मैं कहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्टिव मैनेजमेंट है। और बाकी दूसरा इनका सवाल था प्रेग्नेंट फीमेल्स को लेके कि क्या बच्चे पर कोई असर देखा गया है। देखिए अभी तक भी जितने मेजॉरिटी केसेस है उसमें ज्यादातर में प्रेग्नेंट फीमेल के बच्चे पर असर नहीं देखा गया है। तो बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रेग्नेंट फीमेल किसी तरीके से संक्रमण से ग्रसित ना हो, और ग्रसित हो जाती हैं तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और जहां तक बच्चे का सवाल है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देखे गए हैं अभी जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप भी डॉक्टर रूपाली से सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और हमारे अगले कॉलर मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी। हेलो मकसूद जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मकसूद जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है जी, उन लोगों से ये वायरस दोबारा से फैलना शुरू हुआ या जिनका नहीं हुआ उनसे हुआ, और जिनका टीकाकरण हो गया
क्या वो सुरक्षित रहेंगे इस वायरस से? जी, टीके को लेकर बहुत सारे सवाल हैं इनके कि क्या ये जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ये टीकाकरण कराने के बाद से बढ़ रहे हैं या कितनी सुरक्षित हैं? जी देखिए, जैसा कि बहुत सी बार बताया गया है पहले भी कि जो टीका है वो लगभग 80% लोगों में एफिकेसियस माना गया है। तो नॉर्मल टीकाकरण भी जो हम करते हैं ज्यादातर 70 से 90% के बीच में ही एफिकेसी एक्सपेक्ट की जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रतिशत लोग वैक्सीन इफेक्टिव होने के बावजूद भी उनमें वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देखा जाएगा। तो एक तो ये कारण है कि हर व्यक्ति जिसको टीका लग रहा है वो सुरक्षित 100% नहीं होता है। बट उसके अलावा दूसरा ये चीज है कि देखिए वायरस भी अपना स्वरूप बदल रहा है। तो हो सकता है जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं वो 100% उस म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव ना हो। बट फिर भी अगर लोग कहते हैं अगर आप टीकाकरण के बावजूद ग्रसित होते हैं तो कम से कम इस बात की तसल्ली होती है कि आपको जो डिजीज है वो उतनी सिवियर नहीं होगी। कम से कम सिवियरिटी कम करने में ये जरूर आपकी मदद करेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर वो भी होता है। और अगर कहा जाए कि क्या टीकाकरण की वजह से लोग फैला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीकाकरण की वजह से वायरस नहीं फैलता है। जो वायरस फैल रहा है वो तो जो कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है उसकी वजह से फैल रहा है। जी, और डॉक्टर रूपाली इस समय हम इम्यूनिटी को या टीकाकरण के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको लेकर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं। जगह जगह अस्पतालों में भी कई जगह लगा रहता है कि आप अपनी इम्यूनिटी की जांच करा सकते हैं कि आपके अंदर कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई। तो कितना जरूरी होता है ये टेस्ट कराना, एंटीबॉडी टेस्ट? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस तरह का टेस्ट कराने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी टेस्ट ये चीज प्रूव नहीं करता है कि आप उस दवाई से या उस बीमारी से सुरक्षित हैं। तो अगर आप में हो सकता है एडिक्वेट एंटीबॉडीज हैं तो भी हो सकता है आप ग्रसित हो जाएं। तो वो एंटीबॉडी टाइटर कराने से कोई फायदा नहीं है, बस वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए और आपको बस अपने जो प्रिकॉशंस है, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बताए जा रहे हैं उसका पालन करते रहना है तब तक जब तक कि हमारी कम से कम 60 से 70 से 80% तक की जनता या तो वैक्सीनेट नहीं हो जाती या फिर ग्रसित नहीं हो जाती। तो अभी हमें थोड़ा समय और संयम बनाए रखने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रूपाली, अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, दिल्ली से बोलूँगी। जी धर्मवीर जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मतलब मैं कह रहा था कि जैसे कि डायबिटीज उसको जो दवाइयाँ चलती हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी लिया जाता है, पतला करने के लिए दवाई भी दी जाती है। तो जैसे आपने ये बताया ये प्लाज्मा जो है तो क्या ये इंजेक्शन लगाने से इसको कोई दिक्कत है या इसके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? जी डॉक्टर रूपाली क्या कहना चाहेंगे? उनकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। मुझे प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आया। थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल, शायद कुछ ये कह रहे थे कि खून को पतला करने वाली जो दवाएं हैं अगर हम इनके साथ वैक्सीनेशन कराते हैं तो क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए या क्या हम करा सकते हैं या नहीं? अब आप भी रिपीट करेंगे। खून पतला करने वाली दवाइयाँ? जी ब्लड थिनर जो ड्रग्स हैं अगर वो कोई लेता है या इन्होंने डायबिटीज की भी बात की है तो उनको ऐसे लोगों को क्या टीकाकरण करना चाहिए? थोड़ा सा कंसर्न पहले देखा गया था कि शायद जो खून पतला करने वाली दवाई है उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया था वैक्सीन लगाते समय, क्योंकि एक डर रहता है कि अगर आप कोई खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं और आप इंजेक्शन लगाएंगे तो उस जगह पे ब्लीडिंग का चांस हो जाता है। बट ऐसा ज्यादा डरने की बात नहीं है। अभी जितने भी हम वैक्सीनेशन को लगभग 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं तो कोई खास ऐसा उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंटी प्लेटलेट ले रहे हैं या आप कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं, बट जरूरी ये है कि आप जहां भी वैक्सीन लगवाते हैं वहां पे डॉक्टर को उस बारे में जरूर इन्फॉर्म करें कि आप कौन सी दवाइयां ले रहे हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं सीतापुर का, जहां से राम नरेश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी राम नरेश जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अपने पीछे रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए और जी अब पूछिए अपने सवाल।
जी बताइए। हेलो जी राम नरेश जी, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है, थोड़ा सा साइड में हटके अपना सवाल पूछिए। जी। हेलो जी राम नरेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, कोरोना का टीका लगवा चुका सर, तो बुखार वगैरह आ गया है। बुखार आ गया है जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर रूपाली, कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, थोड़ा फीवर है, अब क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ जी, देखिए ये बड़ा ही नॉर्मल एक साइड इफेक्ट है जो कि किसी भी वैक्सीन के बाद देखा जाता है कि बुखार आता है। बच्चे को भी टीका लगवाते हैं तो उसके बाद भी आप बुखार देख सकते हैं, तो इसलिए कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है। आप क्रोसिन लें, 1-2 दिन तक क्रोसिन लें, बट उसके बाद मोस्ट लाइकली ये ठीक हो जाएगा। बट अगर तब भी नहीं ठीक होता तो आप जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे आपने टीका लगवाया वहां जाके एक बार उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ से अमजद खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो अमजद जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। जी अमजद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? रसमानी परिवार को नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। मेरा 2 सवाल है सर। जी। क्या सर शुगर वाले प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं सर? और दूसरा सवाल मेरा यह है सर, केरल में निपा वायरस आया तो वो कैसे ठीक हुआ सर, और उसका वैक्सीन तो निकला नहीं था सर। जी धन्यवाद सर। जी, पहला सवाल तो ये जानना चाहते हैं कि क्या शुगर वाले मरीज प्लाज्मा थेरेपी ले सकते हैं? हाँ जी, देखिए शुगर का कोई प्लाज्मा थेरेपी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि शुगर वाले मरीज प्लाज्मा थेरेपी नहीं ले सकते। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, प्लाज्मा थेरेपी खुद में कोई बहुत ही स्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना वायरस के लिए। तो ये बात हमें समझनी होगी। इस चीज को लेके जो इतना मैं कहूंगी एक पूरा वो है कि सब कोई प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानना चाहता है, तो इतना कारगर या कोई ऐसा स्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना वायरस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोलेशन मेंटेन करना, और 80 से 85% जो माइल्ड केसेस है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हमें कुछ भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 हफ्ते के बाद भी फीवर परसिस्ट करता है तो आप जरूर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, और वहाँ पे जो भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो आपकी मदद ज्यादा करेगा रादर देन प्लाज्मा थेरेपी या फिर कोई एंटीवायरल ड्रग या इंजेक्शन। और अब हमारे साथ दिल्ली से संगीता जी जुड़ गई हैं कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ। संगीता जी नमस्कार। जी संगीता जी। जी गुड इवनिंग सर। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। अभी पूछूं सर? जी बिल्कुल पूछिए। सर एक हमारे फैमिली मेंबर हैं जिनको अस्थमा है और उनको ब्लड प्रेशर भी है, हाई बीपी भी है जी, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कौन सा वाला बेहतर होगा लेना सर? जी डॉक्टर रूपाली, अगर किसी को कोई एस्थमेटिक है, साथ में हाइपरटेंशन भी है, तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं, और कौन सी वैक्सीन पूछ रही बेहतर है? जी बिल्कुल, देखिए दे सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपके वैक्सीनेशन का। उससे बस आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आपके पेशेंट को ये दवाइयां जो भी चल रही हैं, आपको बस इन्फॉर्म करना है अपने वैक्सीनेशन ऑफिसर को। वो अपने आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्या इससे कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी, और इन्होंने पूछा है कौन सी वैक्सीन बेहतर है? बेहतर तो देखिए कोई, दोनों ही वैक्सीन आपकी इफेक्टिव हैं, सेफ हैं, बेहतर कुछ नहीं है। अब दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रूपाली मलिक ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। 45 साल प्लस उम्र के सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में आप अपना हौसला और जज्बा यूं ही बनाए रखिए। साथ ही आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।